अच्छे संस्कार की उम्मीद रख ही सकते हैं ना। कांति जी, अब आपका छोरा यहाँ नहीं पढ़ सकता। मूवी की शुरुआत होती है महाकाल शिव जी की मंदिर से, जहाँ पर आरती और पूजा हो रही होती है। और उसी मंदिर में पूजा करने के लिए महाकाल का भक्त कांतिलाल आता है, जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। वहीं पर मंदिर के पास ही उसका एक छोटा सा दुकान होता है, जहाँ पर वो पूजा का सामान बेचता है। एक दिन उसे अपने दुकान के पास बैग मिला, जिसे वो अपने घर पर ले आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी ग्राहक ने उसे छोड़ा होगा और वो उसके पास आएगा तो वो उसे लौटा देगा। अगले दिन जब वो अपने दुकान के पास आता है, तब उसे एक कॉल आता है कि उसके बेटे विवेक को अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और ये सुनकर भागता हुआ हॉस्पिटल में आता है। फिर वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे समझाता है, ये थोड़ा गंभीर मामला है, मतलब इतना भी गंभीर नहीं। आपका बेटा जोश जोश में बाइग्रा का 3 गोली खा चुका है। जब उसने 3 गोलियां एक साथ खा लिया तो उसकी उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके बाद वो तब तक मास्तवेट करता रहा जब तक कि वो चक्कर खाकर नीचे नहीं गिर गया। जब उसे इस हालत में उसके फ्रेंड ने देखा तो वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले लाया। कांतिलाल को कुछ समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब उसे समझाते हैं कि इस उम्र में तो हर बच्चा यही करता है और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। आप उसे आराम से बात करिएगा, क्योंकि अब तो उसे भी पता चल चुका है कि आपको सब पता है कि वो क्या कर रहा था, तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। उससे अच्छे से बात करो, उसे एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो खुल के सारी बात बताएगा। इसके बाद दूसरे दिन कांतिलाल विवेक के फ्रेंड से जाके मिलते हैं और उसे पूरी बात बताने को कहते हैं। तब वो बताता है कि कुछ दिन पहले कॉलेज में एक डांस कंपटीशन होने वाली थी, जिसमें विवेक और सोफ़ी डांस पार्टनर थे। पर ये बात रोमल और उसके दोस्तों को पसंद नहीं आई। अगले दिन रिहर्सल में रोमल सोफ़ी के साथ डांस कर रहा था और विवेक को साइड कर दिया गया। जब वो मैम से पूछा तो मैम ने उसको बताया कि सोफ़ी की मर्जी है। वो जाके सोफ़ी से पूछा तो उसने कहा, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। विवेक इस बात से बहुत दुखी हुआ। फिर जब वो वॉशरूम में था तब रोमल और उसके दोस्त आकर उसे परेशान करने लगे। वो कहने लगे कि सोफ़ी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका बहुत छोटा है और मेरा बड़ा, इसीलिए सोफ़ी मेरे पास आई। मास्टरवेट किया करो, उससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। छोटा पप्पू बोलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। ये बात विवेक को अंदर चुभ सी जाती है। उसने स्केल लेकर चेक भी किया तो उसे पता चला कि सच में उसका बहुत छोटा है। उसे बड़ा करने के लिए घंटों तक वो इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ता था। तब उसे पता चला कि इस प्रॉब्लम से इंसान अपनी मैरिड लाइफ भी इंजॉय नहीं कर सकता है। वो दोस्त से कहता है कि ये तो सच में बहुत बड़ी दिक्कत है, जितना मेरा साइज है वो तो बहुत छोटा है, और अगर ऐसा ही रहा तो आज सोफ़ी छोड़कर गई है, कल कोई और छोड़कर चला जाएगा। उसने जब इस प्रॉब्लम के बारे में अपने बायोलॉजी टीचर से पूछा तो टीचर बेशर्म कर उसे भगा देते हैं। तब उसे रोमल की बात याद आती है, जिसकी वजह से उसने स्कूल की वॉशरूम में जाकर मास्टरबेट करना शुरू कर दिया, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन स्कूल से आते समय विवेक को एक बाबा दिखाई दी, जो कि रास्ते में तंबू लगाकर कई जड़ी बूटी बेच रहा था। वो दावा कर रहा था कि इस जड़ी बूटी को लगाने से आपका रिंग बड़ा हो जाएगा। विवेक उनसे कुछ शीशियाँ ले ली और उसे यूज करना शुरू कर दिया। एक की जगह उसने 10 शीशियाँ ख़त्म कर दी, पर इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो एक बैनर देखकर डॉक्टर के पास गए। वो कुछ लाइट से एक्सपेरिमेंट करते थे। विवेक को बोला गया, अगर ये लाल बत्ती जली तो ज़रूर इनके प्राइवेट पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है। वो लाल बत्ती जल जाती है और विवेक फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। स्कूल में सब उसका मजाक बनाते थे। विवेक को इस तरह देखकर उनके दोस्त ने उसे बताया कि उसने पता किया है, इसे बढ़ाने के लिए
गुप्ता मेडिकल पर एक दवाई मिलती है और वहाँ पर उसे जाकर बोलना होगा हाइट बढ़ाने की गोली दे, और विवेक ने ऐसा ही किया। वो वहाँ से 4 गोलियाँ ले लाया और एक की जगह वो 3 गोलियाँ खा ली और उसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। ये सब जानने के बाद कांतिलाल घर जाकर विवेक को समझाने लगे कि जैसे तैसे उधारी लेके उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया, सोचा तुम पढ़ लिख कर बड़ा हो जाओगे तो हमारा गरीबी थोड़ी कम हो जाएगी, और बेटा तुम ये सब कर रहे हो, तुम आज प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। विवेक तब बोलता है, पापा मन ही मन मैंने बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं लेकिन ये काम नहीं करती। अगले दिन कांतिलाल विवेक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और विवेक का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें विवेक वॉशरूम के अंदर मास्टरबेट कर रहा होता है। रोमल और उनके फ्रेंड उसका वीडियो बना के इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। प्रिंसिपल कहते हैं अब आपका बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। कांतिलाल हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसे स्कूल से मत निकालिए, अब कोई गलती नहीं होगी, पर कोई नहीं सुनता। मंदिर के पुजारी जो कि प्रिंसिपल के मित्र थे, उन्होंने ही सिफारिश करके विवेक का दाखिला कराया था। तो वो कांतिलाल से कहते हैं कि आपके बेटे ने इतनी शर्मनाक गंदी हरकत की है, वो भी स्कूल में। वो उसे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाने को कहते हैं। उधर वो वीडियो हर जगह वायरल हो जाता है, जिसकी वजह से विवेक की माँ और उसकी बहन की भी मजाक उनके पड़ोसी उड़ाने लगती है। इधर कांतिलाल शिवलिंग के सामने बैठकर अपने बच्चे के भविष्य के लिए बात कर रहे होते हैं। तब एक आकाशवाणी होता है और शिवजी के अवतार में उनका दूत गंगा जी की कोख से डुबकी लगा के उठते हैं और वो कांतिलाल के माथे पर गंगा जल छिड़कता है। इसके बाद कांतिलाल जब घर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी और बीवी को भी विवेक की वीडियो के बारे में पता चल गया है, और तभी कांतिलाल के पास कॉल आता है कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाए, जहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि विवेक के बैग से चाकू मिला है। फिर हम पुलिस स्टेशन में महाकाल को देखते हैं, जो कि बोल रहे थे मेरे सामान अगर नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव करूँगा। और दूसरी तरफ रोमल के पापा बोलते हैं आपके बेटे ने मेरे बेटे को आज गला पकड़कर मारने की कोशिश की है। तो विवेक के पिता पुलिस से बोलते हैं सर मेरा बेटा बहुत सीधा है, बिना बात का वो कहीं पर भी नहीं उलझता। तब रोमल के पापा बोलते हैं हाँ कितना सीधा है हमको पता है सर, आप ये वीडियो देखिए। तब कांतिलाल बोलते हैं सर ये वीडियो कहाँ से आ गई। जब पुलिस ऑफिसर वीडियो देखता है तब विवेक को बुलाते हैं। विवेक बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। विवेक उनके सामने जाता है। तब विवेक के पिता कहते हैं इन सब से माफ़ी मांगो। विवेक जब माफ़ी नहीं मांगता तब विवेक के पिता उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। तब महाकाल बोलते हैं सत्य को कभी दबाया नहीं जाता, हर हर महादेव। ये बोलकर वो चले जाते हैं। विवेक बहुत दुखी हो जाता है और फिर वे रात को ही शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, और इधर विवेक बाथरूम में पॉइजन पी रहा था। फिर वे लोग स्टेशन पहुंचते हैं। थोड़ी देर खड़े होने के बाद कांतिलाल बैठने की जगह खोजता है। वो देखता है कि कोई बेंच पर सोया हुआ है। वो उसका टॉवल उठाता है और कोई नहीं, हमारे महाकाल ही थे। तब कांतिलाल पूछता है क्या तुम्हें तुम्हारा सामान मिला और तुम्हारे गले का क्या हुआ। तब महाकाल बोलते हैं जहर पी लिया था, असल में जो पॉइजन विवेक ने पिया था वो महाकाल ले लिया। वो कांतिलाल से उसके बेटे के बारे में पूछता है। वो उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। तभी कांतिलाल देखता है उसका बेटा वहाँ पर नहीं है। उसे ढूंढते हुए जब कांतिलाल इधर उधर भटकता है तभी उसे रेलवे ट्रैक में विवेक दिखता है। ट्रेन विवेक की तरफ आ रहा था। कांतिलाल भागते हुए जा रहा था उसे बचाने के लिए, पर ट्रेन उसके ऊपर से चला जाता है। कांतिलाल तो सोच ही लेता है कि उसका बेटा मर गया, लेकिन महाकाल उसे बचा लेता है और कांतिलाल को समझाता है विवेक ने जो भी किया है वो अज्ञान के कारण किया है। क्या आपके भागने से तुम लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। महाकाल उनसे कहते हैं दोष उन हर आदमी का है जिसने विवेक को सही ज्ञान नहीं दिया। गलती बाकी की है, माफ़ी उन्हें नहीं तुम लोगों को मांगनी चाहिए, तब जाकर वो सर उठा कर जी पाएगा। वो आइडिया देते हैं कि जिन लोगों की गलती है उन सब पर मानहानि का केस करो, कोर्ट में घसीटो
और उनसे माफ़ी मंगवाओ। कांतिलाल ठीक ऐसा ही करते हैं। वो तंबू वाले बाबा, डॉक्टर, स्कूल, मेडिकल स्टोर वाले सभी को नोटिस भेज देते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी, क्योंकि गलती तो उनकी भी थी। अब कोर्ट में केस चलना शुरू हो जाता है, लेकिन कांतिलाल का वकील भाग खड़ा होता है, क्योंकि उन सभी के तरफ से कामिनी नाम की वकील केस लड़ रही थी, तो उसे जीतना मुश्किल था। स्कूल कामिनी जी के ससुर जी का था, तो घर की बात थी तो और अच्छे से लड़ने वाली थी। कांतिलाल सोच में पड़ जाते हैं कि केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, अब वो क्या करेगा। कांतिलाल को अगले दिन अपना वकील पेश करने के लिए कहा जाता है। कांतिलाल घर पहुंचता है और ये सोच में डूब जाता है कि वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा। तभी अलमारी के ऊपर रखा हुआ दुकान से लाया गया वो बैग नीचे गिरता है। उसमें से कुछ पुरानी किताबें और मूर्तियाँ गिरती है। इन किताबों में संभोग, लिंग, योनि और हर चीज का ज्ञान लिखा हुआ था। कांतिलाल उसे पढ़ना शुरू कर देता है और वो ठान लेते हैं कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे। अगले दिन कांतिलाल कोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वो जज के सामने कहता है कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। जज साहब उसे परमिशन दे देते हैं। फिर केस की सुनवाई शुरू हो जाती है, जहां कामिनी जी कहती है कि इसका लड़का स्कूल के बाथरूम में जो अश्लील काम किया है वो बहुत ही शर्मनाक है, तो इसीलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसके पिताजी अपने बेटे के गलत काम को सही बताने में लगे पड़े हैं। कांतिलाल कहते हैं, मेरे बेटे ने जो भी किया अज्ञान, जिज्ञासा, बहकावे में किया। अगर उसको स्कूल वाले अच्छी शिक्षा देते तो ये हरकत कभी नहीं करता, और ना ही कोई बच्चा उसका वीडियो बनाता, और ना ही ये फर्जी डॉक्टर उसको मूर्ख बनाते। उसके परवरिश के लिए मैं अपने आप को भी दोषी मान रहा हूँ, इसीलिए मैंने खुद को भी नोटिस भेजी है और अब मैं आपके सामने माफ़ी मांगता हूँ, और इसी तरह स्कूल वाले भी माफ़ी मांगे और बच्चे का दाखिला वापस ले ले। इस पर कामिनी कहती है, ये केस बेबुनियाद है योर ऑनर, इसे डिसमिस कर देना ही सही होगा। तभी कांतिलाल अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है, जो कि बहुत पुरानी है, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री लिखा हुआ है, जहाँ पर विज्ञान, धर्म शास्त्र, इसके साथ काम शास्त्र भी लिखा गया है। तो जज साहब ये कैसे बोल सकती है कि कोई भी किताब में नहीं लिखाया गया। यौन शिक्षा किताब है जो इससे संबंधित सही गलत, उचित अनुचित का ज्ञान देता है। अगर स्कूल हमारे बच्चे को सिखाता तो आज हंसी का पात्र नहीं बनता। वो मेरे बच्चे की मानसिक नुकसान की भरपाई तो ये लोग कर भी नहीं सकते, इसीलिए मैं तो सिर्फ इनसे माफ़ी मांगने को कह रहा हूँ। ये बातें सुनने के बाद जज साहब केस रजिस्टर कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि कांतिलाल किस तरह से अपने बेटे के गुनाह को प्रूव कर पाए। और ये पहली जीत थी कांतिलाल की लड़ाई में। कांतिलाल जब घर जाते हैं तब वहाँ पर पुजारी जी आते हैं और वो उन्हें घर और दुकान दोनों से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से कांतिलाल सड़क पर आ जाता है। पर उन्हें अब भी शिव जी पर पूरा भरोसा था कि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। कांतिलाल की दुकान में जो आदमी काम करता था वो उसे अपने घर में रहने के लिए शरण दे देता है। अगली सुनवाई में वकील कामिनी जी विवेक को कटघरे में बुला करके उससे सवाल पूछते हुए इमोशनली खेलना शुरू करती है। तुमने जो स्कूल के बाथरूम में किया, तुम्हारी नज़र में क्या वो सही था? क्या वो इसके बाद भी स्कूल जाना चाहता है? क्योंकि पहले से विवेक बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहा था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाता, और इसी का फ़ायदा कामिनी उठाती है और कहती है, ये तो खुद ही स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। कामिनी जब और ज़्यादा जोर देती है, विवेक तब कटघरे से भाग जाता है। कांतिलाल कुछ नहीं कर पाता और केस अगली सुनवाई के लिए बढ़ जाता है। फिर रात को जब घर में सब सो रहे थे, बाहर से कोई शिवजी का गाना गा रहा था। बाहर जाकर के कांतिलाल देखता है, उधर और कोई नहीं, महाकाल थे। जब महाकाल कांतिलाल से बोलता है, परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो, जो बाहर पूरी दुनिया को पता है वो खुल कर के सबके सामने बताओ, तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। हर हर महादेव। और ये बोलकर वो चला जाता है। अब अगली सुनवाई में कामिनी उसकी बेटी को बुलाती है और कहती है, बताओ वीडियो में तुम्हारा भाई क्या कर रहा था? कामिनी को लगा कि शर्म के मारे वो बोल नहीं पाएगी और साबित कर देगी कि वो गंदा काम है, पर वो बिना डरे बोलती है, इस क्रिया को मास्टरबेट कहते हैं, ये यौन संतुष्टि हेतु सब भी करते हैं।
कांतिलाल को पता था कि कामिनी जी कुछ ऐसा ही करेगी, तो उन्होंने पिछली रात उन्हें पहले ही समझा दिया था कि वो बोलो जो सुनने में अच्छा लगे, इससे तो बात नहीं बनती है। तो कामिनी विवेक की माता जी को कटघरे में बुलाकर पूछती है कि बताइए आपकी पहली रात का एक्सप्रेशन कैसा था। और ऐसे ही माता जी कामिनी के सारे सवालों के जवाब सटीक तरीके से देती है। तब कामिनी बोलती है, आपकी फैमिली तो बहुत मॉडल है, घर से आपने सिखा के लाया है ना। चलो ये भी ठीक है। इस बात को साबित करने के लिए जज साहब मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहती हूँ जिनका बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है। कामिनी कहती है कि हमारे क्लाइंट का स्कूल एक सेक्स वर्कर का बच्चा को भी पढ़ाती है। अगर स्कूल ने बाकी बच्चों के हित में एक डिसीजन रिएक्शन लिया है तो क्या गलत किया है। कांतिलाल फिर से कुछ नहीं बोल पाते। फिर केस की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि कांतिलाल शिवजी के दर्शन करने गए होते हैं तो वहाँ उन्हें फिर महाकाल मिल जाते हैं। वो कहते हैं पूछोगे तभी तो जवाब मिलेगा, सवाल किया तो सवाल है, सवाल के बाद फिर जवाब है, जवाब के बाद फिर सवाल है, सारा जवाब सवाल में ही होता है। इस बात को समझते हुए अब कांतिलाल दूसरे दिन सेक्स वर्कर को कुछ पूछती है। वो सवाल करते हैं कि जो मर्द आपके पास आते हैं वो क्यों आते हैं। वो जवाब देती है कि अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी खुशी के लिए आते हैं। कांतिलाल पूछते हैं मर्दों को खुशी देने की प्रक्रिया में क्या आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है। औरत कहती है सब अपनी खुशी के लिए आते हैं, हमारी खुशी के लिए नहीं, हमारी क्या ही इज्जत, कुछ लोग नोचने के लिए आते हैं। कांतिलाल पूछते हैं आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहती है, उन लोगों के भीड़ में जो आपके पास आते हैं या पढ़े लिखे शख्सियत काम शास्त्र के जानकार जो अपनी प्रेमिका पत्नी औरत के शरीर का सम्मान करे, इज्जत करे। औरत कहती है कि जहाँ इज्जत करना जानते हैं। कांतिलाल कहता है स्कूल उसका काम है सिखाना, जहाँ ये सब कुछ सिखाया जा सकता है। जब जानवरों का प्रजनन करना पढ़ा सकते हैं तो इंसानों को पढ़ाने में क्या दिक्कत है। कामिनी कहती है कैसे पढ़ाएंगे, लड़का लड़की के कपड़े उतार रहा है, अब लड़का लड़की को छू रहा है। कितना भद्दा लगेगा सुनने में। या तो आप सेक्स पढ़ाने का कोई तरीका बताएं जो अश्लील ना हो या फिर अपना केस वापस ले ले। इसीलिए नेक्स्ट सुनवाई में जज कांतिलाल को कोई तरीका ढूंढ के लाने को कहते हैं। कांतिलाल को महाकाल फिर से मिलते हैं तो वो बातों ही बातों में कहते हैं कि बात को दबाओ मत, खुल के कहो, सत्य हमेशा नग्न होता है, उसे कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सुनवाई में कांतिलाल बॉडी पार्ट चार्ट दिखाते हुए कहते हैं कि कैसे हम बताते हैं कि ये आँख है, नाक है, कान है, वैसे ही हम ये भी पढ़ा सकते हैं कि ये योनि है, ये लिंग है। कोई भी नवजात बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रजिस्टर में उसका लिंग ही लिखा जाता है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक उसकी पहचान होती है लिंग, और उसी पहचान की बात करने में हमें शर्म आती है। कामिनी कहती है अगर ऐसे ही हम खुलकर सब कुछ बताने लगे तो शर्म लिहाज भूलकर हमारा समाज एकदम अश्लील हो जाएगा। इस तरह के दमदार बहस के साथ आज की सुनवाई पूरी होती है और कोर्ट उन्हें अगली सुनवाई में फैसला सुनाने को बोल देते हैं। ये एक छोटा सा मुद्दा था जो कि बहुत बड़ा बन चुका था और देश के कोने कोने से हर कोई इस बारे में बात करने लगा था कि हाँ, हमारी पढ़ाई में ये सब भी पढ़ाना चाहिए। वहीं कई लोग इस बात से नाराज़ भी थे कि ये सब गलत चीज़ें हैं और धारणा दे रहे थे। कांतिलाल के घर के सामने हम देखते हैं कि पुजारी जी और उनकी छोटी बच्ची टीवी में आ रहे कांतिलाल जी का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, जिसमें कि वो बता रहे थे कि बात करके बच्चों को बताना होगा कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तभी वो अपने माता पिता से बात कर पाएंगे। उसके बाद कांतिलाल के घर पुलिस आते हैं और कहते हैं कि आपके नाम कई सारे केस दर्ज हो चुके हैं, अब आगे और पता नहीं कितने होंगे, तो अब खुद ही सोच लीजिए अब आगे क्या करना है, क्योंकि स्कूल वाले तो आपको छोड़ने नहीं वाले। कांतिलाल काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। कांतिलाल स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, जहां पर उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया जाता है और इस केस को वापस लेने के लिए साइन ले लिया जाता है। हालांकि उनका मन तो ये सब करने का नहीं मान रहा था, पर वो अपने बच्चे के लिए ये सब कर लेता है। ये सब करने
से महाकाल गुस्सा हो जाते हैं और घर लौटते टाइम कांतिलाल का एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने महाकाल होते हैं और वो उसे अपनी असली रूप दिखा देते हैं, जो कि महादेव का रूप होता है। वो कहते हैं कि रुपए लेकर उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था। ये सुनकर कांतिलाल महादेव से माफ़ी मांगने लगते हैं। तब महाकाल कहते हैं उस चेक को प्रिंसिपल ने जज को दिखाकर केस को समाप्त करने के लिए कहा है। कांतिलाल सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया। महाकाल कहते हैं कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। फिर एक वीडियो दिखाते हैं जहां पुजारी की बेटी बता रही होती है कि मामा मुझे इधर उधर चूमते हैं और टच करते हैं। शायद बच्ची ये कभी नहीं बता पाती और इससे इन्हें हिम्मत मिली और सब बता डाली। इस तरह अब पुजारी जी की आंखें खुल जाती है कि कांतिलाल सही थे और वो गलत। और अब कोर्ट के बाहर बहुत सारी भीड़ लग चुकी है क्योंकि कांतिलाल का फैसला आज आने वाला था और महाकाल कांतिलाल को सही समय में सुनवाई में पहुंचा देते हैं। इनसे ज़बरदस्ती ये चेक में साइन करवाई गई, पर अब मैं इनका पैसा वापस करता हूं और केस लड़ना चाहता हूं। कामनी जी अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहती है, इन सभी में विवेक कहाँ है? वो नहीं आया क्योंकि उसे पता है कि उसने जो किया है वो गलत है और उसकी गलती है। भी वहाँ पर विवेक आ ही जाता है, जो कि अभी तक शर्म के मारे छुप रहा था। विवेक कहता है जो मैंने किया वो गलत नहीं था, पर जिस जगह किया वो गलत था और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और कृपया करके मुझे स्कूल में वापस ले लीजिए। कामिनी कहती है कितनी बेशर्म से ये गलती को गलत नहीं मान रहा। मुझे यकीन है कि जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं उनमें से किसी ने भी ये बोलने का साहस नहीं होगा कि मास्टरवेट सही है। तभी उन भीड़ में से एक लड़का हाथ उठाकर कहता है कि मैं मास्टरवेट करता हूँ, जो कि जज साहब का लड़का होता है। तो कामनी की बोलती बंद हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ पे कई सारे लड़के लड़कियाँ चिल्ला के कहने लगते हैं वो भी मास्टरवेट करते हैं और इसमें कोई भी बुराई नहीं। विवेक कहता है मुझे आप ही बता दो, मुझे ये सब कौन समझाने के लिए है जो गूगल पे सेक्स लिखने पर आता है। दुर्व्यवहार, अनचाही प्रेगनेंसी, गुड टच, बैड टच, किसी का वीडियो बना के अपलोड कर देना, जो भी मेरे साथ हुआ ये सारी चीज़ कौन सिखाएगा? जिन मुसीबतों से मुझे और मेरा परिवार को गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ये सब सहे। कामिनी जी एकदम चुप हो जाती है और कोई भी बहस नहीं करती। अदालत ये फैसला लेती है कि जितने भी आरोपी हैं वो सभी माफ़ी मांगे और जिसने वीडियो बनाई उस पर भी एक्शन लिया जाए। कांतिलाल की जीत हुई। कांतिलाल अपने परिवार से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से मिलवाता हूँ जिन्होंने मुझे ठीक किया। कांतिलाल अपने परिवार को नहीं बताते कि असल में वो है कौन। जो बैग कांतिलाल के पास था वो बैग महाकाल की ही थी और अब वो विवेक को दे देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।